देखेंगे सबसे पहले यूरोप का मानचित्र, कि यूरोप के मानचित्र को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ और किन देशों में किस किस क्रम से डेवलप हुआ, उन तरीकों को आप नहीं समझेंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए मैप में जो भी वाइट पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा पूरा यूरोप है। और इसके किनारे जो येलो पोर्शन से दिखाया गया है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, इस तरीके से। तो जो वाइट का जो कंटेंट शुरू, मैप का जो वाइट कंटेंट शुरू होता है उसके आप वेस्टर्न डायरेक्शन से देखना शुरू करेंगे तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। तो सबसे पहले आप फ्रांस को देख लीजिए ध्यान से, कि फ्रांस को आप मैप में जानिए कि फ्रांस कहाँ स्थित है। उसके बाद आप यूके को देखिए, यूनाइटेड किंगडम। और फ्रांस से धीरे धीरे जैसे जैसे आप पूर्व डायरेक्शन में बढ़ेंगे आपको स्विट्जरलैंड दिखाई पड़ेगा, जर्मनी दिखाई पड़ेगा, जर्मनी के ठीक नीचे के साइड में आपको इटली दिखाई पड़ेगा, और जर्मनी के ईस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा बाल्कन, और बाल्कन के ईस्ट में रशिया अर्थात रूस। तो इस तरीके से कम इतने देशों के बारे में आपको मैप में बहुत क्लियर विजन होना चाहिए कि ये देश कहाँ पर स्थित थे। अब हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स के माध्यम से कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जान ले बेटा, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि अपने देश के प्रति त्याग, बलिदान, गौरव और गरिमा की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। और ये यूरोप में डेवलप हुआ, 18 सेंचुरी से डेवलप होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जब कई सारे देशों का यूनिफिकेशन हो गया तो कम्प्लीटली वहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इन देशों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांस के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे जर्मनी के बारे में, उसके बाद जानेंगे इटली और देन इंग्लैंड, और उसके बाद सारे के सारे यूरोपीय देश। ये सब राष्ट्रवादी प्रक्रिया में इन देशों में ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो बच्चों सबसे पहले आप क्लास 9th में देख चुके हैं कि जर्मनी के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले, कि टोटल जो जर्मनी का जो क्षेत्र था वो 39 राज्यों में विभक्त था। 39 छोटे छोटे स्टेट्स थे जो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, और उनमें किसी प्रकार की यूनिटी नहीं थी। 1848 में जर्मनी महासंघ की निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। 1848 में बच्चों एक फ्रैंकफर्ट कांग्रेस हुआ था या कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सबसे पहले ये कोशिश की गई थी कि ये जो 39 छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो मिल करके एक बड़े यूनियन का निर्माण करें ताकि इनके बीच यूनिफिकेशन हो जाए। अब आप कहेंगे कि यूनिफिकेशन क्या है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं और पांचों उंगलियों को आप बंद करके मुट्ठी बनाते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है, तो ये यूनिफाइड हो जाती है, मतलब यहाँ पे एकीकरण हो गया। तो छोटे छोटे जर्मन राज्यों को एक बनाने का प्रयास किया गया, यही यूनिफिकेशन था। और यूनिफिकेशन एक प्रोसेस था नेशनलिज्म का। पहले यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद नेशनलिज्म आया। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो देश पहले से ऑलरेडी यूनिफाइड थे वहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप हो चुकी थी, और जिनमें यूनिफिकेशन की प्रक्रिया अभी नहीं हुई थी उनमें नेशनलिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अब यहाँ पे जर्मनी में बिस्मार्क के द्वारा 1866 टू 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। पूरा का पूरा यूनिफिकेशन जर्मनी का कंप्लीट हो गया 1871 में। इसके बाद हम आगे देखेंगे फ्रांस के बारे में। क्लास 9th में आप लोग फ्रांस के बारे में पढ़ भी चुके हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति, जिसमें लुई 16वां के शासन का अंत हो गया, ये आप जानते हैं। फ्रांस को आप फ्रांस कर लीजिएगा, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे। 1803 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, राजा बना, और 1815 में उसका पतन, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। आप जानते हैं कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, सेंट हेलेना भेज दिया गया, और उसके बाद में नेशन स्टेट इमर्ज होकर के सामने आया, एक मजबूत राज्य। आगे देखेंगे कि 1830 ईस्वी में फ्रांस की राज्य में बार्बो डिनास्टी का अंत और संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, जिसका शासक जो था वो लुई फिलिप था। आगे देखेंगे 1848 की राज्य क्रांति में फ्रांस में फिर एक क्रांति हुई। राज्य क्रांति में लुई फिलिप के शासन का भी अंत हो गया। आगे अब आप देखेंगे इटली के बारे में।
तो ये छोटे छोटे देशों के बारे में जानेंगे ताकि ये देश बाद में यूनिफाइड हुए थे। 7 राज्यों में विभाजित था। अभी आप लोगों ने मैप में देखा, मैप को आप साथ में रख करके चलें तो आपको आसानी होगी। इटली 7 राज्यों में विभक्त था। इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया का, दक्षिणी भाग पर स्पेन का और मध्यवर्ती भाग पर रोम के पोप का कब्जा था। बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक इटली और 3 अलग अलग देश उस पर कब्जा किए हुए थे। अब देखिए हुआ क्या। कैवूर ने 1859 में ऑस्ट्रिया को और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को इनके शासन से मुक्त कर दिया। काउंट कैमिलो द कैवूर का एक बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने जो भी विदेशी शासन थे उसका उन्होंने अंत कर दिया। और 1870 में रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली की यूनिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो गई। एक चीज़ और बता दें कि इसमें सार्डिनिया पिडमॉन्ट का सबसे बड़ा रोल था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट वह राज्य था जिसके नेतृत्व में, जिसके लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। अब हम देखेंगे इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में तो सबसे पहले ये प्रक्रिया हुई थी। जो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के अधीन था इंग्लैंड, रोमन अम्पायर के अधीन था। 1265 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना हुई। यहाँ पे ब्रिटिश में जो श है उसको आप तालाब श कर लीजिएगा, यहाँ पे मूर्धन्य श हो गया है। तो 1265 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट की वहाँ पे स्थापना हुई, संसद की स्थापना हुई। और संसद की स्थापना एक बहुत बड़ी बात थी वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या हुआ, 15वीं सदी में हेनरी सप्तम द्वारा सामंतों की शक्ति को कुचलना और राष्ट्र का उदय। हेनरी सप्तम ने जो फ्यूडल्स थे वहाँ पे उसकी ताकत को उन्होंने कुचल दिया, क्योंकि जब तक आप जो सामंत थे, जो फ्यूडल्स थे, जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको आप दबाएंगे नहीं तो वो बार बार अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे और छोटे छोटे राज्य बना लेंगे। तो एक बड़ा और मजबूत एकीकृत राज्य बनाने के लिए ज़रूरी था कि इन छोटे छोटे राज्यों को कुचला जाए, अपने अधीन लिया जाए। उसके बाद 1688 में महान क्रांति हुई, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं या जिसको हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो 1688 की महान क्रांति के उपरांत राजा की शक्ति कमज़ोर हो गई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो गई। जाहिर सी बात है, मोनार्क हटा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। अब हम देखेंगे अन्य यूरोपीय देश, बाकी के यूरोप का क्या हाल था। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूस, जो हमने आपको ईस्ट डायरेक्शन में बताया था रूस। तो रूस का तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा भी देश है, ये भी आप जानते हैं। तो रूस में क्या हुआ, जार के द्वारा 14 गणराज्यों और रूस को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया। 1917 की क्रांति के बाद समाजवादी सरकार का वहाँ पे गठन हुआ। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, सोशलिज्म इन रशिया में, कि 1970 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद में वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई थी। देन ऑस्ट्रिया की क्या स्थिति थी। 1848 ईस्वी में मैटरनिक के निरंकुश शासन का अंत और राष्ट्रवाद का विकास। ये वही ड्यूक मैटरनिक थे जिनके अध्यक्षता में 1815 का वियना कांग्रेस हुआ था और जो कहा करते थे कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती थी। जो मोनार्क के सबसे बड़े समर्थक थे और एक तरीके से सबसे बड़े ये सपोर्टर थे। इसके बाद हम देखेंगे यूनान। यूनान की क्या स्थिति हुई। यूनान जो है टर्की के अधीन एक देश था और ये 1832 में जो है फ्रीडम हो गया, फ्रीडम मिला इसको, इंडिपेंडेंस मिला। इसके बाद देखेंगे बेल्जियम को। 1815 में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। 1932 ईस्वी में बेल्जियम को फ्रीडम मिली और इंडिपेंडेंस बेल्जियम को मिला 1832 में। तो आज का ये जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।